नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। मेरी हालत फिलहाल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। दवाइयाँ चालू है लेकिन उसके बावजूद भी मेरी तबीयत में कोई भी फ़र्क नहीं है। मैं हाथों से ऐसा कह सकते हैं कि लगभग अपाहिज की तरह काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथों को है ना इस तरीके से मुट्ठी नहीं बंद कर पाती हूँ पूरी तरह से। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आटा लगाने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कुल मिला के ये है, मुझे हाथों से काम करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन है। तो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ में मेडिसिन वगैरह शेयर नहीं किया था, तो चलिए आज मैं शेयर कर देती हूँ कौन कौन सी मेडिसिन चल रही है मेरा, और डॉक्टर ने एसएमएस हॉस्पिटल से क्या क्या दिए मुझे। तो दोस्तों ये है एक दवाई की डब्बी जो तो पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। ये मुझे बाजार से लेना पड़ा क्योंकि ये नहीं मिला था। तो ये पड़ा था 177 रुपये का। इसमें ढेर सारी गोलियां हैं लेकिन बाबू ने आधी गोलियों को जो है फेंक दिया है। अभी बस इतना सा गोली बचा हुआ है। कोई बात नहीं, बच्चा है, क्या कर सकते हैं। तो इसको तो आप लोगों ने देख लिया था। तो दोस्तों ये जो दवाई है देख सकते हैं ये कितने सारे दे रखा है। इसमें से मैंने जो है और निकाल लिया है खाने के लिए, और मैंने खा भी लिया है। ये शाम की टाइम 2 गोली लेने के लिए बोला है। ये महीने भर का दवाई है। ये वाली जो दवाई है ये भी महीने भर का है, ये भी शाम की टाइम लेने का है, लेकिन ये एक टाइम लेने का है। और ये भी दिया है महीने भर के लिए, ये एक टाइम लेना है। और ये जो पाउच है ये हफ्ते में एक लेने के लिए बोला है। ये छोटू की दवाई है और सोनू का। तो छोटू को तो देना है 2.5 ml और सोनू को देना है 5 ml। और ये है नोज़ल, ये बच्चों का नोज़ल है। और कुछ कुछ दवाइयाँ और है जो मुझे लाने के लिए दिया था, वो मैं नहीं ला पाई हूँ। ये एक गोली दी है, ये पता नहीं कौन सी दवाई है, क्या है, मुझे ये याद नहीं है, भूल गई हूँ कि इसे कैसे लेना है। तो इसका मैं यूज़ नहीं करूँगी, जब मैं दोबारा जाऊँगी तब पूछ के उसके बाद में यूज़ करूँगी। तो ये सारी तो हो गया मेरी दवाई। और इसे रोज़ाना खाली पेट सुबह एक लेना है। डॉक्टर ने बोला है मेरी जो थायराइड है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो इसलिए जो है दवाई उन्होंने दे दिया है। अब पता नहीं कब तक इसे लेना पड़ेगा, थायराइड वाली दवाई। सुना है मैंने कि थायराइड का जो दवाई आती है वो बहुत ही लंबे समय तक लेना पड़ता है, मुझे नहीं पता। मैंने थायराइड का दवाई तब लिया था जब सोनू, यानी जब पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, उस टाइम मेरा थायराइड जो है ऊपर नीचे हो गया था, तो उसी टाइम लिया था। उसके बाद में मैंने यूज़ नहीं किया था, छोड़ दिया था। अब मैं यहाँ पे दूसरी बार यूज़ करूँगी और शायद ये लंबा चलेगा। दोस्तों पर्ची के लिए तो यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन मैं सारे चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे है कुछ कुछ रिपोर्ट वगैरह, तो मुझे तो नहीं पता ये रिपोर्ट वगैरह क्या है क्या नहीं है। 2 रिपोर्ट यहाँ पे है। अब 2 रिपोर्ट में से कौन सा क्या है, अब जो लोग जानते हैं डॉक्टरी लैंग्वेज उन्हीं को पता होगा क्या है क्या नहीं है। तो इसमें बोला था आप लोगों के कि बहुत सारा जांचें हुई है मेरी। तो बहुत सारा जांचों में देखिए, एक तो ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है, और मतलब पूरा जांच है, ये जांच के लिए पर्ची है तो जांच है, ये पूरा पता नहीं क्या है क्या नहीं है। दूसरा भी ये जांच है, तो दूसरा भी इसी तरह के जांच कुछ लिखा था उन्होंने। बहुत ही लंबा चौड़ा पर्ची बनाया है। जांचें तो वो अच्छे से करवाया, लेकिन वही बात है ना कि आपके जाने के लिए क्षमता होना चाहिए और इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। अब डॉक्टर लैंग्वेज डॉक्टर को समझ में आता है, इसमें तो मुझे कुछ आता भी नहीं है। और ये है एक्सरे जो कि कराए थे क्योंकि मेरा जुकाम खांसी सही नहीं हो रहा था। तो इन एक्सरे में क्या है क्या नहीं है वो तो वही बात है कि डॉक्टर को पता है, लेकिन एक्सरे भी हुआ है और एक्सरे होने के बावजूद दवाई वगैरह दी है। दवाई की पर्ची मैं आप लोगों के साथ में 2 ही शेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले मैं जिस दिन गई थी ना, उस दिन मेरे को 7 दिन का दवाई दिया था। तो उसके बाद में मैं गई थी 7 दिन बाद में, ये यहाँ लिखा हुआ है। 2 गोली दी थी, लेकिन 2 गोली से मुझे जरा सा भी आराम नहीं मिला था। उसके बाद में लास्ट ये जो मंगलवार है उस टाइम में गई थी, तब मुझे यहाँ पे ये सारी दवाइयाँ दी गई है जो कि महीने भर के लिए, और कुछ कुछ दवाइयाँ हैं जो हफ्ते में एक दिन के लिए ना। लेकिन इन दवाइयों से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये थी, और कुछ मुझे यहाँ पे टेस्ट के लिए मतलब लिख के दिया है। बोला है जब आप महीने भर बाद आओगे ना तो आप मुझे ये वाला टेस्ट जो है करा के ला के देना। तो पर्ची को मैंने यहाँ पे संभाल के रखी हुई है। ये पता नहीं क्या क्या है, ये सारे टेस्ट जो है संभाल के रखी हुई है, जाऊंगी तब करा लूँगी।
ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूरत तो पड़ेगी, जब भी तो लिख के दिया है। देख सकते हैं ये क्या क्या है, मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आता है। सारा ही मतलब ये जांच वगैरह लिख रखा है, ये सारी जांचें करानी पड़ेगी। देख सकते हैं दोस्तों, डॉक्टर ने महीने भर का दवाई तो दे दिया है, लेकिन मुझे लगता है मुझे आने वाली जो मंगलवार है, आज हो गया अपना शुक्रवार, मंगलवार का दिन मुझे वापस से जाना पड़ेगा। वजह ये है मेरी पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा दर्द है, दर्द सही नहीं हो पा रहा है, तो फिर दवाई लेते रहने से कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी मुझे 15 दिन हो जाएगा दवाई लेते हुए, मंगलवार आ जाएगा तब, क्योंकि 7 दिन का पहले दिया था, लगभग 7-8 दिन ये हो जाएगा। तो जब दवाई लेने से कोई फ़ायदा नहीं है तो इतने सारा गोली लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और घरेलू जो ट्यूब वगैरह होता है वो सब कुछ मैंने लगा के ट्राई कर लिया है, लेकिन उससे भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। ऑयल वगैरह जो होती है उससे भी मालिश कर लिया, और घर का जो ऑयल है वो भी, और जो बाहर से ऑयल आता है उससे भी मालिश करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों कभी कभी ये सोचती हूँ कि जो लोग गलत करते हैं कि उनको ये दर्द और तकलीफें क्यों नहीं होती। मैं मेंटल की बात नहीं कर रही, जो मेंटल हेल्थ है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं साधारण सी बात है ये बॉडी पेन की बात करती हूँ। लेकिन जो लोग गलत करते हैं ना, हमेशा देखेंगे उनका तबीयत, मेंटल हेल्थ, यानी A to Z चीज़ें सही रहती है। हमेशा से किसी को भी उठाकर देख लीजिए, जो लोग गलत करते हैं ना वो हमेशा सुखी रहती है। मेरे मन में बहुत सारी बातें ऐसी भरी हुई है ना, कभी कभी ऐसा मन करता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, फिर कभी सोचती हूँ कि नहीं। चलिए आज मैं आप लोगों के साथ में एक बातें शेयर करती हूँ। मेरी जो प्रेगनेंसी का मतलब शुरुआती से लेकर, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा सोनू के प्रेगनेंसी के टाइम, यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरा। वैसे मेरे 3 बच्चे हुए थे, जो लोग जानते हैं मुझे, रेगुलर वीडियो देखते हैं, उनको पता होगा। मेरी माँ जब जयपुर में थी, सोनू होने से पहले की बात है, तो मुझे कहा करती थी तेरा पति इतना कमाते है, इतना मतलब इतना संपत्ति कौन खाएगा। अगर ये बात सास कहती है ना तो समझ में आती है। मेरे सासू ने कभी बोला नहीं था, एक दिन बोला था कि तू अगर ड्यूटी करती है ना तो कोई बात नहीं, अगर बच्चा हो जाएगा मैं पाल दूंगी, तू परेशान मत हो, मैं चम्मच से दूध पिला दूंगी और तुझे बड़ा करके दे दूंगी बच्चा, तो परेशान मत हो। मेरे सासू ने ये कहा था। उसके बाद में दोबारा उन्होंने कुछ ही नहीं बोला, बोला तेरी मर्जी है, जो मन में है जो कर ले। उन्होंने कभी नहीं बोला था, बस एक शब्द यही बोला था। मेरी माँ जैसे मिलने आती या फिर मैं उनके पास मिलने जाया करती थी तो वो एक ही शब्द बोलती, सबके सामने। सबके सामने मतलब कि जो मकान मालिक है उनके साथ उनका बातचीत होती है, नॉर्मली सभी का होती है, उनके सामने बोलती थी कि एक आदि बच्चा तो होना चाहिए, नहीं तो इतना संपत्ति तेरा पति कमाता है, खाएगा कौन। ठीक है, तो ऐसे बातें सुनती थी, दिमाग में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। लेकिन मैं कभी उन पर मुंह पर ये नहीं बोल पाई कि आप इस तरह से मत बोला करो, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, नहीं बोल पाई। खैर ये सब बातें, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद में सोनू जैसे पेट में आया, मेरी मम्मी चली गई थी गाँव बंगाल में, क्योंकि मेरे सिस्टर की डिलीवरी होने वाली थी। यहाँ पे किशोर जी का ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि किशोर जी को वो मिल चुकी थी। वो रोजाना वहाँ पे जाके रहता था, रात को आता नहीं था, दिन भर ड्यूटी करता, रात भर उस औरत के पास रहता। प्रेग्नेंट तो हो गई 3 महीने का, अब मेरा पति वहाँ पे रहता है उसके पास में, मम्मी गांव चली गई है। टेंशन से दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। फिर इतनी बुरी हालत ख़राब हुई, डॉक्टर ने लिख दिया बेड रेस्ट 9 महीने के लिए। रोज़ सुबह शाम गोली लेती थी और इंजेक्शन लगते थे 4-5, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, या तो बच्चे को कैंसिल करना पड़े या फिर बच्चे को जन्म ही दे लो। पर कोई भी लेडीज़ जब एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है ना तो फिर वो ये सोचती है कि बच्चे को जन्म दे लूँ, मौत तो देखी जाएगी, आती रहेगी। तो वही हाल मेरी थी। तो 9 महीने बेड रेस्ट रही मैं। तो जैसे 3-4 महीने हुआ, मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप यहाँ पे आ जाओ जयपुर में, क्योंकि किशोर तो रहता नहीं है, वो तो उस औरत के पास जाके रहता है, मैं अकेले नहीं कर पा रही हूँ। मम्मी का पहले भी वही जवाब था। वो यहाँ से बंगाल से जयपुर आई, जयपुर आने के बाद में कहती है काम की घर से छुट्टी नहीं मिलती, मैं नहीं आ पाऊँगी। ठीक है बताओ। किशोर को बोला मुझे डॉक्टर के पास जाना है या जो भी है, प्रेगनेंसी में परेशानी होती है, कहता मेरे पास टाइम नहीं है, कंपनी से छुट्टी नहीं मिलता है।
दोनों तरफ से मना कर दिया, माँ ने भी और पति ने भी। फिर मैं फाइनली खुद ही खुद का ट्रीटमेंट कराती रही, जैसे मैं आज भग के जाती हूँ वैसे कराती रही, सब कुछ करती रही। और जिस दिन सोनोग्राफी का दिन होता है उस दिन ऐसा लगता है कि मैं किसी युद्ध में जा रही हूँ, वो भी बलि का बकरा बनकर, कि मेरा ही कत्ल होने वाला है। बताऊँ किस लिए? मेरी माँ पूछती सोनोग्राफी होने के बाद में क्या बोला डॉक्टर ने, तू और डॉक्टर अकेली थी, कुछ तो बोला होगा लड़का है कि लड़की है। किशोर जी और दिन तो घर नहीं आता है, लेकिन जिस दिन सोनोग्राफी का डेट रहता है ना उस दिन जरूर घर पे आते हैं, वो भी 1 घंटा पहले आ जाएंगे। आके बोलेंगे क्या क्या बात है, तुम दोनों अंदर थे, लड़का है लड़की है, कुछ तो बोला होगा, तेरे जैसा दिखता है कि मेरे जैसा दिखता है, मतलब ये लड़का होगा कि लड़की होगी, ये वाली बात मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे, इतना ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे ना, जहाँ पर मुझे लग रहा था कि कोई मेरा गला ही काट दो, जो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हॉस्पिटल में वो लोग साथ में जाते नहीं है, दवाई वगैरह कराते नहीं है, लेकिन जिस दिन सोनोग्राफी का दिन होता है उस दिन दोनों जने इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करते थे। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला। अगर मैंने किशोर को बोला ना कि मुझे कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने, तो वो एक ही बात बोलता, अरे मैं कुछ करूँगा नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ लड़का है लड़की है। ऐसी बात थोड़ी है कि तुझे नहीं बताया होगा, तुझे तो ज़रूर बताया होगा, क्योंकि वो फीमेल थी। मतलब उस बात को लेकर इतना झगड़ा होता था, इतना झगड़ा होता था। मेरी प्रेगनेंसी में माराकुटी होता था, धक्का मुक्की होता था। मेरे बहुत बार मैं पीट चुकी हूँ बस इस बात को उनको समझाने में कि डॉक्टर ने कुछ ही नहीं बोला। और 3 बार शायद प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी वगैरह होता है, 3-4 बार होता है। उस दौरान मेरे साथ इतना माराकुटी हुई बस ये सोनोग्राफी के दिन, कि बता बोल डॉक्टर ने क्या बोला है, लड़का है कि लड़की है। फाइनली सारे दिन अगर निकल गए, तो जैसे जैसे दिन पास में आ रहे थे, मेरी पैरों में, हाथों में, पूरे बॉडी में सूजन आ चुका था। मैं खड़े होकर जा नहीं पाती थी, आ नहीं पाती थी, फूल चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो वो इंसान मुझे कहते थे, यानी मेरा पति, कि तू मेरे साथ मत आया कर, शर्म आता है, तू इतनी मोटी है। क्योंकि इतनी मोटी वाइफ अच्छा नहीं लगता। अगर कोई मुझे तेरे साथ देख लेंगे ना तो ऐसे बोलेंगे तेरी वाइफ तो इतनी मोटी है, हाथी है, और तू तो इतना मच्छर है। वो मेरे साथ नहीं चलते थे। मम्मी को बोला, मम्मी 8 महीने 25 दिन हो चुका है, 4-5 दिन बाकी है, आ जाओ ना। कहती है काम के घर से छुट्टी नहीं मिलेगा, जब तू डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाएगी ना, लिवर पेन शुरू होगा, तब तू मुझे फोन करना, तब मैं पूछ कर आऊंगी। ऐसे करते करते सोनू का जन्म हुआ। सबसे पहले फ़ोन किया मेरी जिठानी को। मैंने कहा आ जाओ ना दीदी, मुझे नहीं पता कैसे क्या करते, और मैंने कभी देखा भी नहीं मेरी बहनों को या रिश्तेदारों में कि बच्चे कैसे संभालते, क्योंकि मैं शुरू से जयपुर में थी और जयपुर में सब अपने अपने घरों में रहता है, कोई किसी का इतना आना जाना है नहीं, तो मुझे नहीं पता, आ जाओ। तो मेरी जिठानी ने बोला मैं नहीं आ पाऊँगी, क्लियर शब्द में बोल दिया मैं नहीं आ पाऊँगी। मम्मी को बोला, मम्मी भी क्लियर मतलब नहीं आई, मेरे मम्मी भी नहीं आई। रही बात किशोर जी की, तो उनको तो उनकी महबूबा से मिलने के लिए जाना होता है ना। सुबह ड्यूटी पर चल जाता है, कहते ड्यूटी पर से छुट्टी नहीं मिला, छुट्टी नहीं देते। शाम को उनको वहाँ रहना होता है, और एक छोटी सी जान के साथ में मैंने पूरे रात पूरे दिन एक एक दिन गुजारा है। जिस टाइम मेरा डिलीवरी हुआ खुद उठ के खड़ी हुई, पूरा साफ सफाई किया, खुद से बच्चे को लिया, यानी सब कुछ खुद नहीं किया है। लोग कहते हैं अगर डिलीवरी के बाद में यानी जापे में अगर अच्छे से देखभाल नहीं होता है तो लेडीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मुझे ये तो नहीं पता कितना फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब मेरी बॉडी का पेन दवा लेने के बावजूद भी सही नहीं हो रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है शायद यही फ़र्क पड़ता होगा कि डिलीवरी के बाद में नई देखभाल होने की वजह से शायद ऐसा हो रहा होगा। और अभी तो शुरुआत है, क्योंकि अभी तो वो बोलते हैं ना जवान और बुढ़ापा के बीच में हूँ, या फिर बुढ़ापा, जिनको जो सोचना है बोलना है वो बोल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं जवान बोलूँ अपने आप को तो भी बहुत लोग बोलेंगे अरे तू तो बुढ़ी है, और अगर बुढ़ी बोलूँ तो भी बोलेंगे यार तू जवान है। तो इसलिए कुछ बातें शायद आप लोगों के ऊपर छोड़ना भी सही रहेगा। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ,
क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते रहते हैं कि जब आपका पति नहीं है तो आपका घर कैसे चलता है, और मुझे तब तक वो लोग कमेंट करना बंद नहीं कर देते हैं जब तक कि मैं उनका रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो इसलिए ये बात कर रही हूँ। तो मेरे जो प्रेगनेंसी का सफ़र रहा ना, खुद से मतलब सब कुछ करना पड़ा, A to Z काम। और आज जब हाथ पैरों में दर्द नहीं मिट रहा है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही वजह ही होगी। तब मेरी माँ नहीं आई, तब मेरा पति नहीं आया, ना मेरी बहन आई, कोई नहीं आया। कहाँ चले गए वो लोग जिनको वंश चाहिए था, अपना बेटा चाहिए था। बेटा है कि बेटी है, बेटा होगा कि बेटी होगी। आज उनमें से कोई नहीं है कि मेरा बेटा है, कि मुझे वंश चाहिए, कि मेरा वंश है, कोई नहीं है। आज वो लोग कहाँ गए जिनको ये कहना था कि बच्चा अगर नहीं होगा संपत्ति कौन खाएगा। कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि आपने आपको क्या करूँ ना, कुछ पता नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम भी तो अकेले रहते हैं, कभी मेरे जगह पे मेरी तरह एक दिन जिंदगी जी कर देखो जिस तरह मैं जी रही हूँ। और जो दर्द मुझे हो रहा है बॉडी में ना, उस बॉडी की पेन को एक बार सहन करके देखो, किसी लिवर पेन से कम नहीं है। और दवाई लेने पर भी कोई असर नहीं हो रहा है। जिनके साथ जो परिस्थिति होती है ना, उनको पता होता है। मेरी प्रेगनेंसी का जो समय था ना, किसी युद्ध से कम नहीं था। रोज पिटती थी, वो भी मेरे ही पति से, क्योंकि मैं उसको ये नहीं बता पाती थी कि लड़का है कि लड़की है। और वो इसी बात को लेकर रोज मारा कुटी करते थे, रोज मारते थे। और उनको जाना था वहाँ पे तो वो मारा कुटी करके गुस्से में निकल जाते थे, और उस औरत के पास सारा रात रहते थे। सुबह उठ के ड्यूटी करते थे, फिर आते थे, फिर घर में झगड़ा करते थे, मारते थे, फिर चल जाते थे। आज जब वो फाइनली जा चुका है, खुश है। मेरी माँ भी अपनी जगह पे जा चुका है, बंगाल, खुश है। अब मेरी बदकिस्मती देखो मुझे कहाँ तक ले जाए। जो भी होगा मैं सब कुछ भगवान पर छोड़ रखी हूँ, उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, वही है सब कुछ। बस ये है, मुझे बच्चों को बाहर से ताला बंद करके जब जाना पड़ता है ना, तब मैं टूट जाती हूँ। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, कुछ भी अगर घर में गलती करे तो कोई नहीं बचाने आएगा, चाहे वो गाँव हो या फिर शहर हो। बस इतना सा डर लगता है। और मेरी अगर तबीयत ठीक रहे ना, मेरे साथ जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, मैं सब कुछ भगवान पर छोड़ रखी हूँ। भगवान से मैं आज भी यही कहती हूँ कि भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा तबीयत सही रखो और मेरे बच्चों की तबीयत सही रखो, कुछ नहीं कहूँगी। और जो आपको करना है आप करते रहो। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया है आज तक शुरू से लेकर, कि जो लोग दूसरे के साथ गलत करते हैं वो हमेशा सुखी और खुश रहते हैं, निरोगी काया रहते हैं। आज मैं सहन करती रही, मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मेरे बच्चों का भविष्य का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मेरा बच्चों का भविष्य पूरी तरह खराब हो गया, बर्बाद हो गया मेरा बेटा। वो आज बीमारी से जूझ रहा है, कोई नहीं आता देखने के लिए। इसलिए कोई भी फैसला है ना, खुद को लेना पड़ता है, वो भी सोच समझ कर, क्योंकि कोई किसी का साथ नहीं देता। साथ देता है ना तो दुश्मनी करने के लिए, कि आओ उसको किस तरह से दबाया जा सके। बाकी कोई किसी के साथ नहीं होता आज के टाइम पर। मेरा खुद की माँ मेरे साथ छोड़ दिया, इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ हो सकती है? भरोसा दुनिया से उठ चुका है। भरोसा अब ऐसा हो चुके हैं ना, खुद से भी उठ चुका है। क्योंकि किस पे भरोसा करूं? जब जन्म देने वाले ने इस तरह से विश्वासघात किया, तो वो तो दूसरे का बेटा है, वो तो स्वाभाविक सी बातें करेगा। इसलिए किसी से शिकायत नहीं है। जिनको जो करना है करते रहो, बस यही कहना है।